सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार संगीता, मौसम कैसा चल रहा है? मौसम तो हर जगह बस बारिश ही बारिश है। और बारिश ही बारिश है। वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि सावन आ गया है। जी। भाई जब मन खुश हो तो बस सावन आ गया। और वैसे भी जब हम सखियों सहेलियों से मिलते हैं, अपने श्रोताओं से मुलाकात करने के लिए बैठते हैं ना, तो बस मन एकदम खुश हो जाता है जी, बिल्कुल खुश हो जाता है। और मुझे भी देखिए सावन तो आया नहीं है, लेकिन मोर और मोरनियों की याद आ रही है जी, क्योंकि आप कह रही हैं कि मुझे देखकर याद आ रही है बारिश। तो आपने भी बहुत ही सुंदर कुर्ता पहना हुआ है, इसका रंग भी कुछ ऐसा ही है, खिला हुआ। तो भाई जो खिला हुआ की अगर बात हो तो मन तो खिल जाता है बारिश के बाद, लेकिन खान पान हम कैसा रखें और किन किन चीजों की सावधानी बरतें इस मौसम में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे संगीता, है ना? और वहीं हम कलाओं की अगर बात करें तो कान से कला जो है उसके बारे में थोड़ी सी हमने छानबीन की है अपनी सखियों से, अपने श्रोताओं से समृद्ध कला है जी। और साहित्य सखी विशेष में आज हम बात करेंगे साहित्यकार अजीत कौर जी की, जो पंजाबी साहित्यकार हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आज के दिन ही बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस भी हम मनाते हैं। ये तो हमारे सभी श्रोताओं को हमें लगता है मालूम ही होगा। राष्ट्रीयकरण दिवस है 19 जुलाई, और ये 1969 की बात है। भारत में वैसे तो देखा जाए संगीता तो हमारे यहाँ बैंकिंग सेवाओं का इतिहास काफी पुराना है जी, लेकिन फिर भी पूरे उसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई, जिसने कि केंद्रीय बैंक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया या सक्रिय हुआ, और बाद में अन्य बैंकों की स्थापना हुई जी। और भारत में प्रारंभ में बैंकों की शाखाएं जो थी, उनका कारोबार जो था वो वाणिज्य प्रतिष्ठानों को ही सेवा दिया करते थे पहले। तो स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे जब भारतीय रिजर्व बैंक को जितनी तरजीह दी गई तो इसे केंद्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखा गया। तो सभी प्रकार की मौद्रिक नीतियों को तय करने और अन्य बैंकों तथा वित्तीय जो संस्थाएं हैं उन्हें उनके द्वारा लागू कराने का जो भी उनके जो कार्य होते हैं, उनका दायित्व भी रिजर्व बैंक को ही सौंपा गया। यानी कि कार्य की जगह हम बात करें तो लोन का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि उसमें जो भी उनको ब्याज दर वगैरह जो भी है वो सब केंद्रीय रिजर्व बैंक जो है वो उस पर निगाह रखता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि लगाम जो होती है फाइनली उन्हीं के हाथ में होती है। जी जी। लेकिन अगर हम जो बात कर रहे हैं लागू कराने की बात, इसके साथ ही इस कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक की जो नियंत्रण, जो हमने जैसे कहा नियंत्रण होता है, नियमन शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं इसका राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता के बाद 1949 में किया गया, और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। और 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो अलग अलग शहरों में है। और संगीता इनकी लगभग शाखाएं जो है 15,000 हैं जी। तो इसके अतिरिक्त देश के प्रमुख और 14 बैंक जो हैं वो उनका राष्ट्रीयकरण बाद में किया गया। तो 19 जुलाई का दिन आज इसी वजह से बड़ा खास होता है। ये सभी वाणिज्य बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसी प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सिलसिला शुरू हो गया रेणु जी अपने यहाँ। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1993 में घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जिस हिसाब से हर जगह जो लोग हैं वो बैंकों का फायदा उठा रहे हैं, तो उसका ही ये नतीजा है कि आज हम जो बैंक हैं उनकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल लाभ उठा रहे हैं। और वहीं बहुत सारी जो बैंकों को जो सुविधा मिलती है हमारे पैसा जमा करने से, उसका भी बहुत अच्छी जगह पर उसका उपयोग किया जाता है, सदुपयोग किया जाता है। या यूं कहें कि कहीं बड़े बड़े संस्थान प्रतिष्ठान बनाने हों, उन्हें लोन चाहिए तो जाहिर है जो हम जमा करते हैं उन्हीं में से दिया जाता है। और इसी तरह से देश के विकास में कहीं ना कहीं इनका योगदान भी होता है। और देश में बैंकिंग क्षेत्र में समय समय पर सुधार और बदलाव इसीलिए किए जाते हैं, और जो समितियां बैठाई जाती हैं जो अपनी रिपोर्ट देती हैं, और उसी के हिसाब से उनका कार्य जो है वो निर्धारित किया जाता है। और इनके कार्यक्षेत्र में बैंक द्वारा
तरलता अनुपात में कमी यानी लिक्विडिटी रेशियो, ब्याज दरों का निर्धारण, लेखा प्रणाली में सुधार, ऋणों की समय पर वसूली, विदेश बैंकिंग, इन सब चीज़ों को, वाणिज्य बैंकिंग, इन सब को प्रोत्साहित करना और अधिक से अधिक, जाहिर है कोई भी प्रतिष्ठान हो तो कोशिश करते हैं लाभ कमाएं, लेकिन हाँ बैंक की जहां तक बात होती है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बांध बनाने इन सब में जब लोन देते हैं तो हमारे देश के विकास में उसका योगदान भी होता है। जी जी, और साथ ही साथ ये भी याद रखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय है उस हिसाब से किस तरह से इनके इंटरेस्ट वगैरह होंगे तो उसका भी निर्धारण बैंक ही करता है। तो वर्तमान में बैंक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त है ये कह सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत नई नई चीजें आ गई हैं। बैंक के खाते एक पहले तो ऐसा होता था कि फॉर्म भरे जाएं और फिर खोले जाएं, तो अब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सेविंग होती है वो भी 2 तरह की अब बना दी गई रेणु जी, जिसमें कि जो अपने अकाउंट होते हैं यानी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, उनकी भी सुविधा है। बचत खाता भी बना सकते हैं और ऋण सुविधा जैसा कि आपने कहा, और उसके बाद एक और ही सुविधा होती है जो रिकरिंग वगैरह की होती है। जी, इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप निवेश करते हैं तो उससे अच्छा ब्याज भी मिल सकता है, यानी कि थोड़ा फायदा भी होता है। और कुछ आपके जो घरेलू तौर पर भी अगर आपको 1 साल के अंदर कुछ बड़ा काम करना है, छोटा भी उसको कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी करते हैं, जैसे कि घरेलू कोई चीज सामान खरीदना है, कोई सोफा खरीदना है या पर्दे बनवाने हैं, तो भी लोग रिकरिंग खोल लेते हैं, कार लोन। और इस तरीके से जब रिकरिंग खोल लेते हैं तो अपने ही पैसे जो हम वैसे नहीं जमा कर पाते, लेकिन हाँ एक बड़ी चीज घर में अगर करनी है तो इस तरह से हमारी बहनें जो है रिकरिंग खोलकर और उसको फिर एक पैसे इकट्ठा करती हैं और फिर कर लेती हैं। तो एक बड़े अच्छे ढंग से सुविधाजनक तरीके से ये काम हो जाता है बैंक की मदद से। जी जी, पहले तो गुल्लक थे तो वो फोड़ लिए जाते थे, लेकिन ये ऐसा न हो ज्यादातर, इसलिए इससे फायदा होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर्स की भी बहुत सुविधा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, जिसने शुरू करी है। और सबसे अच्छी चीज तो ये भी है कि एनआरआई जो खाता होता है उसमें भी जो विदेशी मुद्रा वगैरह का खाता है, एनआरई यानी कि रुपया खाता, और एफसीएनआर विदेशी मुद्रा खाता, तो इस तरह के अलग अलग खाते भी खोले जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम लोन की बात कर रहे हैं तो लोन के भी बड़े अलग अलग तरीके हो गए हैं। गोल्ड लोन की भी सुविधा हो गई है, और अब सोने के क्या कहना चाहिए जमा करके भी हम पैसे ले लेते हैं और लोन के तौर पर होता है, जो पहले कभी शायद हमें लगता है, जैसे हमने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली अलग थी, लेकिन हाँ उतनी व्यवस्थित नहीं थी, लोग मनमानी करते थे, जैसे कि साहूकार आदि के पास पैसे जमा लोग रख देते थे, सोने या जमीन, और उसके बाद पैसे लेते थे लोन पर। लेकिन उसमें मनमानी चलती थी, बहुत ठीक से लिखत पढ़त नहीं होती थी। तो ये सुविधा जो है अब राष्ट्रीयकरण से हो जाने से बहुत हम सुरक्षित हो गए और हमारा पैसा सुरक्षित हो गया जी जी, और अब तो और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, तो बही खाते वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी बैंक में भी लगभग जो हैं वो कम ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये सब इसीलिए हैं कि हमारे लेन देन आसान हो सके, और हम कहीं भी जाते हैं तो इसीलिए हम कैश नहीं लेकर जाते हैं। परिवर्तन बहुत ज्यादा आया है और आप सब जानते हैं, सब उसका उपयोग भी कर रहे हैं, सदुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो समय के सदुपयोग की अगर हम बात करें तो एक गीत सुनवाने का समय हो गया लगता है ना संगीता जी। दो
बात है, वाह! तेरे सुर और मेरे गीत। गीत और संगीत की अगर हम बात, किस फिल्म का गाना था ये तो बताओ? ये गूंज उठी शहनाई फिल्म का लो, गीत था। गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत। और हाँ, साहित्य की अगर हम बात करें, गीत हो संगीत हो, सब हाँ, बहुत एक कशिश से रखते हैं। जी, वही साहित्य है जो कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है। हाँ, हाँ, और जाहिर है कि अपने आसपास जो देखता है साहित्यकार, वही रचता है, बुनता है, उसका एक संसार हो जाता है। जी, अगर आज हम बात कर रहे हैं जैसे अजीत कौर की, जो पंजाबी की एक प्रमुख रचनाकार हैं, और इनकी जो आत्मकथा है खाना बदोश, एक जी, बहुत अनुपम कृति है इनकी, है ना संगीता? जी, 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 और ये इन्होंने लिखा है, हुँ, मेरे दर्द के इजाफे में कभी कमी न थी, हुँ, मेरे दर्द के इजाफे में कमी न थी, जिंदगी एक और दर्द दे जाती, जब खाविंद के घर से दहलीज लांघते हुए ये फैसला किया था कि अब दोबारा उस घर में कदम नहीं रखूंगी। इसके बाद भी हादसों का हुजूम, गुनाहे अव्वल औरत होना, गुनाहे दोम अकेली औरत, गुनाहे सोम अकेली और अपनी रोटी खुद कमाती औरत, गुनाहे अजीम तरीन जहीम और अकेली औरत। इस पर इस तरीके से बहुत कुछ लिखा गया है इन्होंने। जी, जी। इस पर 7 नीम कश्तीर से लिखा गया, मतलब इन्होंने जो लिखा वो कितना दिल को चुभता है। जी। तो उस पर लिखा गया, अंतिम अध्याय के शुरुआती हिचक के बाद ये लिखती हैं कि शुरुआती हिचक के बाद इश्क परवान चढ़ा, जो आखिरकार दर्द ही दे गया। तो जिंदगी खाना बदोश रही, कहीं कोई अपना ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, बस अकेलापन और दर्द का समंदर, जिसमें डूबकर मोती निकालती रही। अपनों ने जो दर्द दिया, उसके बदले दूसरों को खुशियां बांटती रही। यही है सफर एक खाना बदोश का। यह है लबोलुबाब अजीत कौर की आत्मकथा खाना बदोश का। खाना बदोश का, ओफ! मतलब कितना दर्द। और उसके बाद भी, वैसे भी इनके अगर हम जीवन की जो आज हम बात करने जा रहे हैं संगीता, उन्होंने बहुत कुछ दिया, और इन सब बहुत तकलीफ भी उन्होंने झेली, संघर्ष किया, हाँ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की कि समाज को बहुत कुछ देती रहें, और उन्होंने दिया भी। खाना बदोश उनकी अनुपम कृति है, जैसा कि आपने एक झलक इसकी देखी, और उन्होंने लिखा है उसमें। और पूरे, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, तो ये है पूरी इस इनकी जो आत्मकथा है खाना बदोश, इसमें दिखता है उनका एक एक दर्द। और उसके साथ साथ केवल उनका दर्द नहीं दिखता, बल्कि जो समय, जो हमने जैसे पहले ही कहा ना कि समाज के आसपास जो भी होता है वही वो लिखता है, तो उसी तरह समय का सच जो समाज में चल रहा था वो भी परत दर परत सामने आता जाता है, क्योंकि वो लिखती गई, और हाँ, हमें अब हम पढ़ते हैं तो उसमें दिखाई देता है। जैसा कि होता है कि पुरुष का वर्चस्व और समाज में है, और उन्होंने बचपन से ही इसको देखा, झेला, और उसके साथ सामना भी किया। उनके संग बहुत सारी बंदिशें थीं, और इसीलिए उनको बहुत घुटन होती थी, क्योंकि वो स्वच्छंद इरादे वाली थीं। अपनी इच्छाओं का उन्हें गला घोटना पड़ता था, और ये सारा कुछ जो है इनकी आत्मकथा में दिखाई देता है। जी, और आत्मकथा लिखना भी बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि इन्होंने खुद लिखा हुआ है जी। कि किस तरह से इन्होंने सारी चीजें झेली, तो इसे लेकिन उतारना लिखना बड़ा कठिन होता है, है। लेकिन फिर भी जैसा इन्होंने लिखा है ना हाँ, संगीता, जी। बिल्कुल ऐसा लगता है, जब पढ़ो तो लगता है कोई चलचित्र देख रहे हैं। जी, जी। और उसके बाद इन्होंने लिखा कि ये दर्द ही ज़िंदगी का आखिरी सच है, और दर्द और अकेलापन और दोनों ही आप साझा नहीं कर सकते। ऐसा लिखती हैं कि अकेलेपन को तो एक तरह से कहें तो भोगना ही पड़ता है। और शुरुआत में अजीत कौर अपनी आत्मकथा में जो है बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखती हैं जो विदेशों का जिनमें वर्णन मिलता है, और फिर वो अपने अकेलेपन में वापस लौटती हैं लाहौर में, जहाँ वहाँ पली बड़ी, और नाना नानी का घर था, बहुत सारे रिश्तेदार थे वहाँ पर, परंपरावादी परिवार भी था, और लड़कियों को जैसा आपने कहा तो बहुत तरह की बंदिशें जो थी वो झेलनी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं इन्हें बड़ी कमतरी का एहसास होता था। बिल्कुल। और वहीं जो हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, शुरुआती दौर में इन्होंने, जैसे कि इनकी छोटी बेटी कि विदेश की जैसे तुमने बात की, वहाँ एक दुर्घटना हुई, और जिसमें कि वो बुरी तरह से जल जाती हैं, जख्मी हो जाती है उनकी बेटी, और उसके बाद वो ज़िंदगी से हार जाती है। तो अब एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि उसके सामने ही उसकी बेटी इस तरह से अलविदा कह जाए। लेकिन इस दर्द के साथ भी,
और बाकी जो उनकी घुटन थी उसके साथ उन्होंने ज़िंदगी को जिया और इस दर्द, इस विडंबना को उन्होंने महसूस किया। फिर उसके साथ-साथ जो लाहौर की बात है कि किस तरह से परंपरावादी परिवार में उन्होंने अपना बचपन देखा, गुज़ारा, उसका चित्रण भी इन्होंने किया है। वहीं बहुत ही इनकी संवेदनाएँ जो हैं वो बहुत गहरे तक पहुँच जाती हैं दिल में अगर आप उसे पढ़ें तो। जी। और उस समय के पूरे परिदृश्य को दिखा देती हैं, एक झलक दिखा देती हैं। इनके लेखन में शब्दों की जादूगरी बहुत दिखाई देती है और तभी तो वो एक चित्र सा खींच देती हैं। इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई का ये ज़िक्र करती हैं और वहाँ अपने प्रेम संबंध का भी इन्होंने खुलकर ज़िक्र किया है। जी, जी। तरुणाई के इस प्रेम का बहुत ही काव्यात्मक चित्रण उन्होंने इस आत्मकथा में किया है। जी, और फिर जैसा कि हमने बताया कि परंपरागत परिवार था, जहाँ उनका विवाह हो जाता है और ऐसा लिखती हैं कि मतलब वहाँ ये सोचा जाता है कि पत्नी की जगह तो बस रसोई में है, काम-काज में ही सीमित रहना चाहिए उन्हें, तो इनके लिए ये कुछ अच्छा नहीं था। तो एक दूसरा कहती हैं कि जीवन का दुखपूर्ण अध्याय शुरू हो गया और इस बीच ये शिमला जाती हैं, वहाँ आज़ादी मिलने का स्वप्न साकार होता है, लेकिन फिर जब वो सोचती हैं कि ये विभाजन की बात आ जाती है, तो अपना शहर लाहौर उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं परदेस हो जाता है और सशक्त अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात की भी की है। वो लिखती हैं कि पाकिस्तान बना तो हम शिमला में थे, बस जिस तरह अक्सर पहाड़ों पर जाया करते थे बस उसी तरह गए थे कि अचानक पता चला कि हम बेघर होकर उजड़ गए। और उधर पति की लगातार उपेक्षा के बाद आखिर उन्होंने छोटी-छोटी बच्चियों के साथ खुद अपने भरोसे जीने का फैसला किया। इसे ये जो है ना वो अपने जीवन को कई 2-3 उसमें चरणों में बाँधती आयाम हैं। है, जी। जी हाँ, और जैसे फिर कहती हैं कि उन्होंने अपना जब फैसला किया पति से अलग होकर रहने का अपनी बच्चियों को लेकर, तो इसे अपना एक नया जन्म मानती हैं और वो लिखती हैं कि पहला जन्म तो नानी के पीर मक्की वाले घर में हुआ था, दूसरा अपने प्रेमी की बाहों में, जैसा कि हमने बताया कि तरुणाई के प्रेम के उन्होंने बहुत ज़िक्र किया है, जिसके लिए लिखती हैं कि जिन्होंने मेरी मिट्टी को गूँथ कर दोबारा मेरा बुत बनाया था, जिस्म का भी और रूह का भी। तीसरा जन्म जब विवाह हुआ था और सबने कहा था कि ये बेटियों का दूसरा जन्म होता है। जी, और फिर उसके बाद पिछला सब कुछ भूल कर और एक नई तरह की ज़िंदगी ज़िम्मेवारियों के साथ जब इनका दिन शुरू होता है, समय शुरू होता है, तो कहती हैं कि ये चौथा समय था। जब मैंने एक बहुत बड़ी बात है, वो लिखती हैं कि चौथे जन्म से पहले कि पिछला सब कुछ भूल कर, मर कर, नए लोगों में और ज़िम्मेदारियों के साथ चौथा। जी, बहुत जी। बड़ी बात। जी, जी। तो लिखती हैं कि जब मैं ख़ाविंद के घर से की दहलीज़ लांघते हुए इन्होंने फ़ैसला किया कि अब दोबारा उस घर में कदम नहीं रखूँगी, तो लगता तो ऐसा है कि बेबाकी और बेफ़िक्री और उनकी जो एक उसूल परस्ती थी, वो नज़र आती है उनकी आत्मकथा में। तो इतनी हिम्मत से लिखना, इतना साफ-साफ लिखना, कागज़ पर उतारना इसे, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत हौसला चाहिए। बहुत हौसला चाहिए संगीता। और हम अगर इनके जन्म की बात करें तो 16 नवंबर 1934 के लाहौर पंजाब में आपका जन्म हुआ। आप बहुत ख्याति प्राप्त हैं, जैसा कि हम बार-बार इनकी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। बहुत संजीदा भारतीय साहित्यकार, लघु कथा, उपन्यास, कविताएं, आत्मकथा आपकी रचनाओं में शामिल है। लाहौर में आपकी शिक्षा हुई। जंग आज़ादी के बाद परिवार दिल्ली में आ गया और अर्थशास्त्र में आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पंजाबी भाषा में लेखन का काम किया। जी, और रचनाओं में नारी संघर्ष और उसके प्रति समाज का असंगत दृष्टिकोण जो है, उसको उन्होंने उकेरा और सामाजिक और राजनीतिक विकृतियों के बारे में भी लिखा, भ्रष्टाचार के बारे में भी लिखा, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा किस तरह से हमें करनी चाहिए, इन सब चीज़ों का भी उन्होंने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बिल्कुल, आपने बहुत सारे कहानी संग्रह हैं आपके, कसाईबाड़ा, गुलबानो, महक दी मौत, बुत चिकन, फालतू औरतें साबिया चिड़िया, मौत अली बाबेदी, न मारो, नवंबर 84, काले कुएं, दास्तान एक जंगली राज की, जी। एक जंगली राज की, हाँ। दास्तान एक जंगली राज की। जी, जी। और उपन्यास भी इन्होंने लिखी, पमशहर, गौरी, पोस्टमार्टम, आत्मकथा, कूड़ा कार्ड, खाना बदोश जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुछ संस्मरण भी इन्होंने लिखे। संस्मरण में इन्होंने लिखा है तकिए दा पीर और एक यात्रा वित्रांत भी लिखा है। यात्रा वित्रांत को हम संस्मरण भी कह सकते हैं क्योंकि यात्रा का उनका अपना वो यादें हैं। हाँ। ये है कच्चे रंग दा शहर लंदन और अन्य रचनाएं हैं जैसे मौत अली बाबा दी और जी हाँ, और बाकी हम पहले ही बता चुके हैं, गुलबानो, बुतकिशन और ये सारी चीजें हैं।
है ना। तो ये बहुत अच्छा आपका वृहद एक रचना संसार है, और ये अमृता प्रीतम जी को अपनी प्रेरणा मानती हैं, बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि बेबाकी से लिखना शायद उन्हें पसंद था, और दोनों को इसलिए शायद उन्होंने जो आपका प्रेरक, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपको आपका जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे ही लोगों को आप पसंद भी करते हैं जी। तो ये कई दूसरी जगह भी कार्यरत रही, और इनकी जो किताबें हैं उनका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया। दिल्ली में सार्क एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन्होंने बनवाया, कि जहां आर्ट गैलरी में सभी वर्गों के लोगों को जाना वहां और देख सकते हैं वो जो भी चीजें हैं वहां, और यानी कि सब स्तर के लोग, यानी कि झुग्गी झोपड़ी वालों तक के लिए गरीब बच्चे खोला हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने खुद झेला है वो शायद सोचती हैं कि समाज में ऐसा और दूसरे ना आए। और फिर इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए, साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ अन्य पुरस्कारों में साहित्यकार अजीत कौर जी को नवाजा गया, और शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड, बाबा वाली अवार्ड और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो भाई ये इतनी सारी चीजें जो हैं हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि किस तरह से आप झेलने के बाद, या कोई कष्ट या संघर्ष हो दुनिया में या आपके जीवन में, तो इसका मतलब टूट हार नहीं जाना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी रुचि है, या कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे अपने कलम के माध्यम से, चाहे रंगों के माध्यम से, उसको उकेरे या कहानी लिखे या कुछ भी करें, लेकिन हाँ एक अपना एक रुचि का काम में करते ही रहना चाहिए। और कला का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि किसी भी दिशा में आप आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। और अजीत कौर जी तो अभी हैं, तो उन्हें हम बहुत सेहत उनकी अच्छी रहे, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे क्यों कर रहे हो?
कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ऐसा है ना कि तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, लेकिन अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो जाहिर है शिकवा होगा, हो जाएगा ना। हाँ, आगे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। हाँ, है ना? और आज हम बात करेंगे कांसे की कला की। कांस्य कला, जी, भारतीय कला जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि समृद्ध है। तो उसमें कांसा जो है वो एक पुराना धातु है। जी, और इसमें कारीगर किसी न किसी वस्तु से अपनी कला को निखारते हैं और बेशकीमती कलाकृतियां बना देते हैं। जैसे तुमने कहा कांसा, तो जाहिर है कि ये तो है बहुत ही प्राचीन है। प्राग ऐतिहासिक युग से लेकर आज तक इस कला को संजोया गया है। धातुओं में कांसा यानी ब्रॉन्ज की बनी सुंदर कलाकृतियां हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कांसे की बनी महत्वपूर्ण वस्तुएं सुमेर, मिस्र, नूरान, भारत, चीन में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही हैं। न सिर्फ कलात्मक वस्तुएं बल्कि कांसे से बनी कुल्हाड़ी तांबे की अपेक्षा ज्यादा ठोस और धारदार होती थी। ऐसे कारीगरों का एक पूरा जत्था प्राग ऐतिहासिक युग में बन गया था जो इसका प्रचार प्रसार भी करते थे।
जी, और इन्हीं कारीगरों ने कुल्हाड़ी बनाते बनाते कांसा से चमकते हुए आभूषण बनाने भी प्रारंभ किए, जिनके सबसे उत्कृष्ट नमूने हमें जूड़े के जो कांटे लगाए जाते हैं, जो आज भी प्रचलित हैं, तो उनके रूप में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदेड़ो, हिसार, सूसा, खुरेब, छागर और कई और जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो इसी प्रकार कांसे से बने जो कड़े होते हैं यानी कंगन, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदेड़ो, हिसार, सूसा, सियाल्क, चीन, कीश, ऊर और मिस्र से भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी ये प्राप्त हुए हैं। तो कांसे की बनी सुंदर अंगूठी भी प्राप्त हुई है, जिसमें सुंदर पशु अंकित है। तो जूड़े के जो कांटे होते हैं, इसी प्रकार के सुंदर हंस और ऊंट की आकृति से भी कई बार सजाए गए हैं। बारहसिंघे जी और चीता, ये भी सब कांसे पर उकेरा जाता था। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत जो मिली हैं चीज़ें हमें खुदाई से, वो बहुत सुंदर हैं, ऐतिहासिक हैं। इसके बाद बड़ी और छोटी मूर्तियों का निर्माण भी होने लगा, जो अब भी प्रचलित है। मूर्तियों के साथ पशुओं की आकृति, खासकर सिंह की आकृति बनाई गई। कांसे की स्त्री मूर्ति, छोटी गाड़ियाँ जिस पर चलाने वाला भी बैठा है, और खिलौने जो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तरकश पर बना सुंदर काम देखते ही बनता है। कांसे के पत्थर को पीट कर सुंदर बर्तन बनाए जाते थे, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। और पुरोहित के डंडे की मूठ, एक छड़ी जो होती है, उसकी जो मूठ होती है जहाँ से पकड़ा जाता है, उस पर बहुत ही सुंदर कलाकृति। मुर्गे की मूर्ति, कुछ कलाकृतियां ईरान की कला से भी मिलती जुलती हैं। कांसे की घंटियां, कमल पर खड़ी स्त्री, ये सब भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जी। और वैसे भी जब हम देखते हैं कई जगह जब दर्शनार्थ जाते हैं, तो ये सब चीजें देखने में मिलती हैं। धातु जो कांसा है, इसके सिक्के भी प्राप्त हुए हैं कई जगह, क्योंकि धातुओं से सिक्के भी बनाए जाते थे। और कांसे के जालीदार कटाव जो काम किया हुआ है कटाव का, वो उससे सुंदर लालटेन और तरह तरह के आभूषण ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से ज्यादा प्राप्त होते हैं। और सिद्धार्थ की कांसे की ठोस मूर्ति दक्षिण के नागार्जुन कोंडा से खुदाई में प्राप्त हुई है, जो ईसा की प्रथम शताब्दी की है। कांसे के दर्पण, घंटे कांसे पर खुदाई करके सुंदर बेल बूटे बनाए गए हैं। कांसे के बर्तनों पर बाद में चांदी की पच्चीकारी भी की गई। बगीचे में क्रीड़ा करते स्त्री पुरुष और नटराज की चोलकालीन कांस्य प्रतिमा विश्व प्रसिद्ध है। इनके अलावा विश्व प्रसिद्ध मार्कस अरेलियास और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जो कांस्य कला की चिरजीवंत कह सकते हैं कि नमूना है। बिल्कुल। और कांसा एक ऐसा धातु है जिसकी खास विशेषता है, जो ढलाई के लिए बहुत उपयुक्त है, इसीलिए शायद ये सारी चीजें बनाई क्योंकि सेट होने से पहले कांसा थोड़ा फैलता है। वैसे तो लोहा भी फैलता है और भी धातु फैलते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, मूर्ति आदि के बारीक स्थान भर जाते हैं क्योंकि पिघल जाता है आराम से। और इसके बाद जब कांसा ठंडा होता है तब सिकुड़ता है, और इससे इसके मोल्ड से अलग करना बहुत आसान हो जाता है। कांसा बनाना मनुष्य ने कैसे सीखा, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसा इतिहासकारों का मानना है वैसे कि शायद तांबा गलाने के समय उसके साथ मिली हुई खाटे के जल जाने के कारण ये धातु अकस्मात बन गया होगा, हमें लगता है। हाँ, उसमें कुछ अलग अलग सा कुछ मिला होगा, तो वो मिलकर बन गया कांसा। क्योंकि कांसे की बनी वस्तुएं, कलाकृतियां विश्व में कई स्थानों पर प्राप्त हुई हैं, और जिसके परिमाण में अंतर है। जी, जैसे भारत में कांसे में तांबा, जस्ता, निकेल और आर्सेनिक मिला है, तो उसी प्रकार से कांसे में टीन भी प्राप्त हुआ है, जो ईरान और सुमेर से प्राप्त कलाकृतियां हैं। आजकल इसे हमारे देश में कॉपर एलॉय भी कहते हैं। आधुनिक कांसा 88% तांबा और 12% टिन होता है। विविध प्रकार के और भी तरह के कांसे हैं, जिसमें कई धातुओं का प्रयोग होता है। खासकर मूर्ति और कलशों में जो कांसा विद्युत तार बनाने में काम आता है, उसमें 87% तांबा और 9% टिन और 5% फास्फोरस होता है, जो साधारण कांसे से कड़ा होता है। और उसके बाद आभूषण बनाने में जो कांसा होता है, खासतौर पर जो आज भारत में उपयोग किया जाता है, और दर्पण, मूर्ति, बेलबूटे और अन्य कलाकृतियां भी कांसे से बनाई जाती हैं। आभूषण के लिए अलग प्रकार का कांसा होता है, जिसका रंग सुनहरा होता है। इसमें एल्यूमिनियम और तांबा मिला होता है। इस पर खुदाई का काम बड़ी सुंदरता से बनाया जाता है, यानी कारीगरी की जा सकती है। आजकल भारत और जर्मनी में बने कांसे के आभूषण यूरोप के कई देशों में प्रचलित हैं। कांसा धातु सभ्यता के प्रारंभ से ही आर्थिक और कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। भारत में भी आज भी उद्योग का एक नया आयाम है इसके साथ दिखाई देता है, और आगे भी इसमें संभावनाएं प्रबल हैं। युवाओं में, खासकर कन्याओं में इससे बने
अलग अलग प्रकार के आभूषण खूब पसंद किए जाते हैं। जी, और कांसे के बर्तन और उन पर उकेरी गई जो सुंदर कलाकृतियां, देखिए आज भी चलता है रेणु जी कांसे का बर्तन। तो लेकिन ये है कि इसका चलन थोड़ा कम हो गया है। खानदानी पेशा और हुनर भी है जो आज कह सकते हैं कि बहुत हद तक फीका भी पड़ गया है, क्योंकि स्टील के बर्तन हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। और जो प्रसिद्ध सतना जिला का ऐतिहासिक नगर ऊंचेहरा है, यहाँ कांसे के बर्तन बनाने के लिए ये जगह देश विदेश में जानी जाती है। और आधुनिकता के इस दौर में भी अगर देखा जाए तो यहाँ जो बर्तन बनाए जाते हैं वो राजे रजवाड़े के ज़माने से बनाए जाते हैं और हाथ से बनाए जाते हैं, और इनका संवर्धन संरक्षण ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये कला है वो बड़ी ही प्राचीन और बड़ी ही बेशकीमती कला है, जिससे आर्थिक भी मदद मिलती है, समृद्धि बढ़ती है। और कला जो है वो तो किसी भी कलाकार का एक कह सकते हैं कि एक अंदरूनी एक प्राकृतिक हुनर है जी। तो इसको जीवंत रखना चाहिए। और कांसे के बर्तन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अभी तुमने कहा स्टील बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन फिलहाल हम उस पर चर्चा कर सकते हैं अगर समय रहा, लेकिन फिलहाल तो गीत सुनना है। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। भाई हमने पहले कहा कि कितना अच्छा गीत तुमने सुनवा दिया जी। सोचा तो था कि इसके बाद बात करेंगे कि कांसे के बर्तन में खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या अगर खाएं तो स्वास्थ्य का क्या क्या लाभ होगा। हाँ। लेकिन ये गाना जो इतना अच्छा था जी, नटराज की मूर्ति के सामने बहुत सुंदर, जो कांसे की होती है ज्यादातर जी। और ये जो नटराज की मूर्ति है वो बस देखते ही लगता है कि कुछ तो शास्त्रीय संगीत होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमें कार्यक्रम में भी लौटना चाहिए, ये हमारे साथी कह रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि जो फाइबर आजकल हम लोग प्लास्टिक में बहुत ज्यादा करने लगे हैं, स्टील में खाना खाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो हम ये सारी चीजें तो
तो है ही, जो सबको पता है, हम सबको मालूम है दोस्तों कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। लेकिन कुछ चीजें जो हम जिनको टाल सकते हैं संगीता, वो तो कर ही सकते हैं ना, जैसे हम अल्युमिनियम फॉयल में लपेट लेते हैं जी। तो अगर जरूरत भी है तो आप थोड़ा सा खाद्य पदार्थ को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, एकदम गरम गरम उसमें न लपेट दें। खैर ये सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, कांसे के बर्तन का उपयोग किया जा सकता है कैसे? जी, बहुत ही अच्छा होता है कांसे में खाना खाना, क्योंकि इससे पहली बात तो ये है कि चूंकि इसमें मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। कहते थे ना कि पहले के समय में लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाया जाता था। तो क्यों समय में क्यों अभी भी बनाया जाता है? अभी कम बनाया जाता है। किसने मना किया ये बताओ पहले संगीता जी, किसने मना किया? हाँ, बिल्कुल नहीं मना किया। कोशिश करती हूँ, 2-3 बार कोशिश किया, थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। देखो ऐसा है ना कि दिक्कत जो है वो थोड़ी सी हो सकता है कि गंदी हो जाए, उसके बाद अगर आप रख देंगे तो उसको खराब हो जाएगी। अरे तो बाकी देखो क्या होता है कि हम जो अपने बड़े महंगे जब हम क्रॉकरी निकालते हैं तो कैसे उनको संभाल के तुरंत धो लेते हैं। तो क्यों ना हम लोहे की कढ़ाई में जैसे ही सब्जी बनाएं और उसके बाद उसको तुरंत साफ अलग कर लें और बस तुरंत आप लगाएं साबुन और साफ कर लीजिए, रख दीजिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? जी, थोड़ा सा ऑयल भी कहते हैं कि लगा देने से वो अच्छी रहती है। लेकिन नहीं, तुरंत मांज दें अगर उसको हम तो साफ रहेगा। अगर आपने उठाया और गंदी है तो थोड़ा सा फिर से उसको रगड़ लें और साफ करके चीजें बना लें। लोहे की झरनी है, लोहे की कलछी आती है, तो ये सारी चीजों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये तो सोचो संगीता कि मुफ्त में हमें आयरन मिलता है। बिल्कुल आयरन मिलता है, और कांसे का जो बर्तन होता है इसमें भी बहुत सारी पीतल वगैरह चीजें, धातु होती हैं, तांबा होता है। तो इसमें जब हम खाना बनाते हैं रेणु जी, तो उस पहले याद होगा कि खाने को बनाने के बाद जितना बच गया या कुछ भी हो गया तो उसको तुरंत खाली कर दिया जाता था और बर्तन साफ कर दिए जाते थे। वो इसी वजह से शायद कि उसमें रह ना जाए, जिससे कि खाना अगर ज्यादा समय तक भी इन बर्तनों में रह गया तो भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो मिनरल होते हैं या जो उसके तत्व होते हैं वो मिल जाते हैं। और दूसरी एक चीज ये है कि जो कांसे से स्वास्थ्य लाभ होता है, उससे जो हृदय गति वगैरह जो है या डायबिटीज वगैरह है, पहले के समय में लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे तो तब कम बीमारियां भी देखने में आती थी। अब तरह तरह की नई नई बीमारियां भी आ गई हैं, तो शायद ये है कि हमें थोड़ा पीछे पलट कर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कांसे के बर्तन की बात हो गई। ऐसे ही पीतल की अगर बर्तन है तो आप उसमें बना सकते हैं खाना। पतीले आदि का प्रयोग किया जा सकता है। उसकी जो थाली आदि होती है उसमें आटा गूंथ सकते हैं आप। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर हम फिर से थोड़ा प्राचीन अपने उसमें जाएं तो अच्छा है। और याद करने की बात संगीता ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, हम लोग के घर में प्रयोग होता था। और लोहे की कढ़ाई तो अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ही करते हैं। तो एक बार फिर से आप शुरू करिए, इस मंच से हम आपसे गुजारिश करते हैं। और एक जो बहुत ज्यादा जो आजकल दिक्कत देखी गई है वो एसिडिटी की जो होती है, कब्ज होता है, असंक्रमण होता है, और जो ये अम्ल पित्त जो बनता है उससे भी बचाव हो सकता है। तो रक्त कणिकाएं भी हमारी जो रहती हैं वो शुद्ध होती रहती हैं, बहुत अच्छा होता है इससे। और हाँ जी, अच्छा पहले तुम स्वास्थ्य की बात करो। जी जी। और पानी कई बार तो हम लोग वाटर प्योरीफायर से लेते हैं, लेकिन अगर तांबे के बर्तन में उसको रखा जाए तो कहते हैं कि 6 से 8 घंटे अगर रख दिया गया पानी तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तांबे के बर्तन में पानी रात में रखें, सुबह उठकर पानी पिएं तो बहुत अच्छी बात है। अब तो पहले लोटे होते थे तो लोटा थोड़ा दिक्कत करता था, अब तो बोतलें भी आने लगी जिसमें ढक्कन लगा रहता है। वहीं जैसे तुमने बात की ना स्वास्थ्य की, तो कांसे की जो है वो कढ़ाई भी आती है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है सब्जी आदि बनाने में। तो ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। और स्वास्थ्य की बात इसलिए खास तौर से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कांसे की बात की थी, और दूसरा हम बारिश में भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें तो कितना अच्छा होगा ना संगीता? जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर हम सतर्क नहीं रहते हैं किसी भी कारणों से तो बहुत तरह की जो बीमारियां हैं, जैसे अनीमिया हो गई, किडनी की जो तकलीफें हैं वो भी देखी जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि लोग उससे परेशान हैं। तो बारिश में जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं तो इसमें भी ये बर्तन जो है काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। और ख़ासकर अगर पानी है तो पानी से तो पानी का संक्रमण बहुत होता है, तो उसमें अगर तांबे के बर्तन में आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा है। बारिश में तो संक्रमण से जरूर बचा जा सकता है। रख सकते हैं। बाकी चीजों का भी ध्यान रखें क्योंकि कहने के लिए जो डायरिया है यानी कि पतली दस्त होना, ये बहुत छोटी सी बीमारी है, लेकिन इससे कभी कभी लोग जीवन से हाथ भी धो बैठते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहें पानी को लेकर खास तौर से। लेकिन हाँ, जो खाद्य पदार्थ की हम बात करना चाह रहे हैं, आजकल वैसे तो एक्सपायरी डेट की बात जो हम करते हैं वो तो हमेशा ही देखें, लेकिन एक्सपायरी के साथ साथ जैसे ब्रेड आदि है जो जल्दी खराब होती है 3 दिन 4 दिन के लिए, पेरिशेबल गुड्स जिनको कहते हैं, जल्दी खराब होने वाली चीजें, दूध है, दही है,
इन सबको ज़रूर देखें। इस पर सिर्फ एक्सपायरी ना देखें संगीता, बल्कि हम तो ये कहेंगे अपने दोस्तों से कि कभी कभी एक्सपायरी मान लीजिए हो सकता है कि जो आप तिथि को देख रहे हैं उसके 2 दिन बाद हो, लेकिन हो सकता है आपने 2 ब्रेड निकाली, उसमें कुछ पानी आदि लग गया तो उसमें फंगस लग गया, तो उसको आप फेंक दें। फिर आप उसकी एक्सपायरी न देखें, बल्कि आप ये देखें कि चीज़ ठीक है या खराब हो गई है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें पता होता है कि ये खाना सेहतमंद नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि फेंका ना जाए इसलिए खा लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आज के समय में तो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए रेणु जी, बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनमें बने बनाए खाने आने लगे हैं जो पैक्ड होते हैं, और उनको लाकर घर में फिर थोड़ा तल लेते हैं या थोड़ा भून लेते हैं, तो वो बिल्कुल जो नर्म होते हैं वो ताज़ा हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इन्हें भी देखकर खाएं। और कहा जाता है, हाँ ऐसा कहा जाता है जी। तो बाहर का जो खाना है या जंक फूड है या जो भी है, तो इसे तो पूरी तरह से ही अवॉइड करें। और साथ ही साथ बाजार में जब सब्जियां लाते हैं तो इनमें बाकी सब्जियों का तो ध्यान रखें, साथ ही साथ प्याज का बहुत ध्यान रखें। आलू वगैरह खरीदते हैं तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि प्याज में कई बार फंगस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसका भी बारिश में ख्याल रखें। बिल्कुल ख्याल रखें। अरे हाँ भाई, देखो हमारे बहुत सारे साथी बड़ी शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, तो भाई आप रोज क्यों नहीं बनाती हैं, हम तो ये कहेंगे आपसे। और कोई कह रहा है कि हम तांबे में रखा हुआ बर्तन रोज सुबह, मतलब तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी रोज सुबह पीते हैं गुनगुना करके, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं इनकी ये शिकायत है कि मैंने लोहे की कढ़ाई में बने भोजन बहुत किया, पर आजकल लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाना घर की महिलाएं पसंद नहीं करती हैं। ये जो घर की महिलाएं वाली जो बात है ना संगीता जी, यही गड़बड़ है। क्योंकि नहीं, इसलिए गड़बड़ है क्योंकि पहले जो खाना बनाती थी महिलाएं, तो वो थोड़ा समय और दे देती थी किचन में कि उसको खाली करके और फिर बर्तनों को साफ करके और उसके बाद रख दें, तो दोबारा फिर हम यहाँ पर ये इसलिए हम अभी यही बात आपकी काट रहे हैं संगीता जी, क्योंकि जिस भाई ने ये लिखा है वो क्यों नहीं कमर कस लेते कि जाओ लो हटो, आज सब्जी हम बनाते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन बनाना ये हो सकता है, ये हो क्यों आप महिलाओं पर दोष दे रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि हो सकता है कि उनको ये दिक्कत होती हो, जैसे तुमने कहा सफाई की, तो भाई आप अपनी श्रीमती जी, बहन, माँ जो भी है उनसे कहिए कि तुम बनाओ सब्जी, हम कढ़ाई साफ कर देंगे, आधा काम कर देंगे, है ना। तो भाई नहीं, आधा नहीं होता, बहुत कम समय लगता है सफाई करने में। तो भाई बस जरूरत है कि हम उसके महत्व को समझें, बहुत जरूरी है। लोहे की कढ़ाई में उसका स्वाद भी बहुत अलग होता है, और कुछ पाने के लिए तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो फिर आप जरूर कांसे में या फिर पीतल की थालियों में, कटोरियों में, और फिर लोहे की कढ़ाई हो गई और पानी का बर्तन तांबा, ये इस्तेमाल जरूर करें। और इससे भी एक चीज और होती है कि हमारी जो एक परंपरा है वो भी किसी न किसी खास उद्देश्य को दर्शाती है जी, तो वो भी चलती रहे। और जब हम बात कर रहे हैं कि खान पान कैसा रखें, तो ये भी है कि बारिश में ज़्यादातर हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करें, बाहर से ना खाएं। खाना जो है वो बासी न लें, उसे ज़रूर गर्म कर लें, आलस ना करें बिल्कुल भी गर्म करने में। और ख़ासकर जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, इनकी दूध की बॉटल्स जो होती हैं, तो इसमें कई बार माताएं हैं ध्यान नहीं देती हैं, तो ख़ासकर बारिश के मौसम में इनमें संक्रमण ना हो जाए, इसलिए दूध की बॉटल्स जब भी आप छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हैं तो इसको बहुत अच्छे से उबाल लें, हर बार उबालें उसको, क्योंकि उसमें जो धारियां होती हैं उनमें कुछ दूध रह जाता है या गंदगी रह जाती है। इसी तरीके से नमी का ध्यान रखें, कहीं भी नमी ना हो। खाना अगर बना कर रख रहे हैं या उसके बर्तन में कहीं पर भी अगर नमी है तो इस बात का ख्याल रखें। मसाले आदि बहुत जल्दी खराब होते हैं नमी की वजह से, तो अगर खराब हो गया है तो थोड़ा सा भी आप अपनी सेहत को ज्यादा महत्व दें, न कि पैसे को। तुरंत फेंक दें और पानी ढककर रखें। तबीयत खराब हो तो तुरंत उबला हुआ पानी का प्रयोग करें। और हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि तांबे के बर्तन की बात, वहीं पर आपका जो मिक्सर है, ओवन है, ये सारी चीज़ जो है, जहाँ पर जैसे मिक्सर है उसमें जो ब्लेड होता है उसके नीचे गंदगी लगी रह जाती है, तो कुछ चीज़ें जो छुपी हुई गंदगी है उस पर इस बात ज़रूर से ख्याल रखें कि उन्हें उसमें गर्म पानी डालकर, ब्रश लगाकर, किसी भी तरह से उसको साफ कर ही लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। हमारी साथी बहुत अच्छा साझा कर रही हैं कि खट्टी चीजें ना रखें, तो हम लोग ये बताना भूल गए कि कांसे के बर्तन में टमाटर, इमली या नींबू, दही, इस तरीके की कोई भी चीज उसमें न छोड़ें। हाँ, लेकिन तुरंत मिलाकर आप तुरंत निकाल सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो है, लेकिन हाँ उसमें न प्रयोग करें तो अच्छा है जी। तो ये सारी चीजें तो हो गई। तो हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, लेकिन खुशी के लिए एक अच्छा सा गीत सुनवा दें संगीता।
में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से? लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से? मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा। भाई कश्मीर की कली फिल्म का गीत हमने सुना जी। और हमारी एक देखिए श्रोता लिखती हैं कि रोज बनाने पर, यानी कि लोहे की कढ़ाई के बारे में इन्होंने लिखा है कि इसमें खाना रोज बनाने पर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी मतलब काली सी दिखती है, इसलिए। अरे भाई काली सी
भाई स्वाद में कितना फर्क होता है भाई, अगर आप एक बार उसका मतलब सच में उसकी स्वाद को देखें, महसूस करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कितनी स्वादिष्ट चीज़ है। हमें तो बहुत स्वाद लगती है और अब धीरे धीरे बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। तो खैर थोड़ा सा अगर आप हफ्ते में एक दिन भी बना रही हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। और हमारे साथी लिखती हैं कि कांसे के बर्तनों का उपयोग अच्छा माना जाता है। कांसे के बर्तन जीवाणु विषाणुओं से मुक्त मारने की क्षमता रखते हैं। बर्तनों में भोजन करना आरोग्यप्रद, असंक्रमण, रक्त और त्वचा रोगों से बचाव करने वाला बताया जाता है। कब्ज और अम्ल पित्त की स्थिति में खाना फायदेमंद होता है। वही हमारे एक साथी लिख रही हैं कि हमारे यहाँ आज भी बेटी को शादी में कांसे का कटोरा, थाल और कांसे का कलश अन्य बर्तनों के साथ दिया जाता है। जी। तो ये रिवाज तो बहुत सारी जगहों पर है हमारे यहाँ। और ये लिखती हैं कि मेरी सास 95 की उम्र के बाद 1 वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया और वो हमेशा चाय जो है वो कांसे की कटोरी में पीती थी। जी। तो भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें लगता है कि आज की चाय अगर आपके पास भी कोई कांसे की कटोरी हो तो निकालिए, कहीं रखी होगी डिब्बे में या संदूक में पुराने, या हाँ, कहीं संदूक में रख देते हैं, रखा होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो आजकल कार्टन में भी लोग रख देते हैं। नहीं तो वो खराब हो गई होगी, अब तो बिल्कुल उसमें फफूंद सी आ गई होगी, बारिश भी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे थोड़ी साफ सफाई सफाई होगी? उसकी सफाई हो सकती है। बिल्कुल आप उस पे नींबू का छिलका रगड़ दें या फिर पीताम्बरी आती है उससे भी साफ कर सकते हैं। जी, या यानी फिर कि अगर कोई भी खट्टी चीज अगर उसमें आप लगा देंगे तो वो साफ हाँ। हो जाएगी। लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं आप आज या कल से, तो करिए कोशिश। और ऐसे ही तांबे के बर्तन में अगर आपके पास बहुत बड़ा, हमारे साथी लिख रहे हैं कि लोटे में हम पानी पीते हैं, बहुत स्वाद आता है, तो उसका भी आनंद लीजिए। जी, और थोड़ी मेहनत भी हो जाएगी जब धोएंगे उसको, साफ करेंगे मेहनत की तो तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता है संगीता। तो सेहत उससे अच्छी हो जाएगी हाँ, ना। तो फिर ये बोलो ना, मेहनत क्या, मेहनत बाकी बर्तनों में नहीं है क्या? जी तो बिल्कुल भाई है। हम तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें। जी, और घड़ी अब इशारे कर रही घड़ी है। अभी का इशारा कर रही है। हाँ, ये तो बहुत मनमानी करती है। लेकिन फिलहाल हम जाते जाते साथियों से अपने यही कहेंगे, मास्क लगाएं और दूरी बना कर रखें, अभी भी ढिलाई न रखें, क्योंकि दवा अभी पूरी तरह से नहीं आई है। तो हम चाहते हैं कि कोरोना में आप बचे रहें, स्वस्थ रहें और वैक्सीन का अगर आपकी बारी जब आती है तो जरूर लगवाएं, क्योंकि हम सारे काम समय से करते हैं। और अब जी, तो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और इसी के साथ सखी सहेली कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।